नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 में। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। वक्त हो चला है 5 का पंच का, जिसमें देश दुनिया की 5 अहम खबरें आप तक पहुंचाते हैं। आज 5 के पंच की पहली खबर ईरान अमेरिका युद्ध से जुड़ी है। दरअसल इस युद्ध को लेकर के लगातार आसार बने हुए हैं। दूसरी तरफ ईरान और अमेरिकी राष्ट्रपति में लगातार जुबानी जंग भी चल रही है। वहीं 5 के पंच की दूसरी खबर की बात करें तो दूसरी खबर दिल्ली से है, जहां सुप्रीम कोर्ट से टीएमसी को कोई राहत नहीं मिली है। दरअसल चुनाव आयोग ने आदेश दिया है कि मतगणना के हर टेबल पर एक केंद्रीय कर्मचारी होगा। वहीं 5 के पंच की तीसरी खबर की बात करें तो तीसरी खबर राजधानी रायपुर से है। सीएम साय ने अवैध रेत खनन को लेकर सख्ती जताई है। खनिज विभाग के सचिव ने कलेक्टरों को सख्त निर्देश दिए कि अवैध रेत खनन नहीं होना चाहिए। वहीं 5 के पंच की चौथी खबर बस्तर से है, जहां बीजापुर में इनामी नक्सली अमृत मारा गया है। और 5 के पंच की पांचवी और अंतिम बड़ी खबर होगी उज्जैन से, जहां अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई हुई। कई मकानों दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया। तो 5 के पंच की ये 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर अमेरिका ईरान युद्ध से जुड़ी है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से भी राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और 5 के पंच की पहली खबर आप तक पहुंचाएंगे। पहली खबर अमेरिका ईरान जंग से जुड़ी है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ऐसी बातें कर रहे हैं जिसके बाद से दुनिया भर में इस जंग की चर्चा हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति का कहना है कि वे किसी भी हाल में ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे, क्योंकि यह पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। इसी वजह से अमेरिका को ईरान के खिलाफ जंग में उतरना पड़ा। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट को एक परमाणु खतरे से बचा लिया है। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट को बचाया है। ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्होंने जंग रोकने के लिए ईरान का ऑफर ठुकरा दिया है। इससे पहले ईरान 26 और 27 अप्रैल को भी अपना प्रस्ताव भेज चुका है, जिसे वे ठुकरा चुके हैं। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी के मुताबिक ईरान ने अपने नए प्रस्ताव में परमाणु मुद्दे का जिक्र नहीं किया है। इससे ट्रंप नाखुश हैं। वहीं ईरान का कहना है कि हॉर्मुज को तुरंत खोलना चाहिए, परमाणु मुद्दे पर बाद में बातचीत होगी, जबकि ट्रंप चाहते हैं कि दोनों चीजें एक साथ हो। ट्रंप कह चुके हैं कि ईरान को बातचीत के लिए आने से पहले एनरिच्ड यूरेनियम को सौंपना होगा। ट्रंप ने ईरान के खिलाफ संभावित सैन्य कार्रवाई को लेकर कहा कि उन्हें इसके लिए संसद से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। जो लोग इसकी मांग कर रहे हैं वे देशभक्त नहीं हैं। वहीं व्हाइट हाउस ने संसद को आधिकारिक तौर पर बताया कि ईरान युद्ध अब खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी अमेरिकी सेना हॉर्मुज के पास मौजूद है। तो अमेरिका ईरान के बीच लगातार बातचीत चल रही है। फिर से ईरान ने एक प्रस्ताव दिया था जिसे अमेरिका ने खारिज कर दिया है। और चलिए इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने जी जुड़ गए हैं। उनका रुख कर लेते हैं। अलूने सर, देखिए, ट्रंप और ईरान में जो कुछ चल रहा है उसकी भुक्तभोगी पूरी दुनिया है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जैसे हॉर्मुज को कल तक ईरान ने हथियार बनाया था, अब ट्रंप उसे हथियार बना रहे हैं। तो ये अब किस दिशा में युद्ध की स्थिति जा रही है? संभावना तो ये भी है कि एक बार फिर से युद्ध शुरू हो सकती है। देखिए नदीम जी, जो ट्रंप है उनकी विश्वसनीयता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो घटी गई है, लेकिन वो अपने देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं को भी धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल कांग्रेस का जो 60 दिन में जो युद्ध की अनुमति लेने का प्रस्ताव था, उसके पहले ही युद्ध विराम करके ट्रंप ने अपने देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं को कुल मिलाकर उनकी कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं या उन्हें धोखा दे रहे हैं कि अब युद्ध समाप्त हो चुका है, इस कारण से जो है वो अब अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी ओर वो ईरान को भी धमका रहे हैं। और इस बीच ट्रंप को अभी चाइना का दौरा भी करना है। इस महीने में 14-15 मई को चाइना भी जाने वाले हैं। तो ट्रंप जो है वो आंतरिक राजनीति अपने देश की और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को आक्रामक दिखाने की कोशिशें जो कर रहे हैं, उसका नतीजा ये हो रहा है कि जो अस्थायित्व बढ़ रहा है दुनिया में शांति की वो लगातार बढ़ रही है, सर, असंतोष बढ़ रही है पूरी दुनिया में। लेकिन सवाल ये है कि अमेरिका को हासिल क्या हुआ है? उसके अलाई जो थे
नाटो यूरोपीय यूनियन था वो भी उस दूर जाता नजर आ रहा है। अरब देशों को भी अब एहसास हो रहा है कि भाई हम अमेरिका के भरोसे तो बैठ नहीं सकते। तो बहुत कुछ खो रहे हैं क्या ट्रंप? नहीं, देखिए नदीम जी, अमेरिकी विदेश नीति का बहुत स्पष्ट जो है वो विशेषता यह है कि उनको खासकर जो यूरोप के जो अपने अलाई हैं, जो अपने दोस्त हैं, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है, रूस का विरोध करना है और मध्य पूर्व में अपने क्षेत्रीय संगठनों को देखना है और उनके साथ लेकिन सर वो अब यूरोप की सुरक्षा से पीछे हट रहे हैं। आज ही की खबर है कि अमेरिका ने 5000 सैनिकों को जर्मन से वापस बुलाने का ऐलान किया है। तो क्या उनको आज सबक भी सिखा रहे हैं क्या? मतलब सबक सिखा रहे हैं क्या? जो दोस्त ईरान युद्ध में साथ नहीं दिया उसे आप सबक सिखा रहे हैं? नहीं, नदीम जी, मैं यही कह रहा था कि तो जो ट्रंप है उन्होंने अमेरिकी जो विदेश नीति है उसकी विशेषताएं, जो उनके उद्देश्य है, उनको बहुत पीछे छोड़ दिया है और वो नए तरीके से उसका संचालन कर रहे हैं। यही कारण है कि अमेरिका के प्रति न केवल यूरोप की नाराजगी बढ़ी है, लेकिन सऊदी अरब जैसे जो दोस्त हैं, कतर जैसे जो दोस्त हैं, वो भी उससे दूर छिटक रहे हैं। तो यह समय मध्य पूर्व में सिर्फ ईरान को युद्ध को लेकर नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा सर कि जो दोस्त हैं वो दूर जा रहे हैं। कल तक अरबों को लगता है कि हमारा अमेरिका आएगा, हमें बचाएगा, लेकिन अब वो इस स्थिति से वो बाहर आ रहे हैं और खुद की सुरक्षा मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब जो है पूरी दुनिया का गणित जो है अमेरिका ने बदल दिया है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल अमेरिका ईरान के बीच बातचीत के दौर तो चल रहा है अलग अलग चैनल के माध्यम से, लेकिन इसके नतीजे सामने नहीं आ रहे हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा हॉर्मुज का है, वो अभी भी पूरी तरीके से खुला नहीं है। अब अमेरिका ने उसे अपने हाथ में ले लिया है और जिसकी वजह से जहाजों की आवाजाही रुकी हुई है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की दूसरी खबर आप तक पहुंचाते हैं। दूसरी खबर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी से जुड़ी हुई है। दरअसल टीएमसी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल एक याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल में काउंटिंग सेंटर्स पर केंद्रीय और पीएसयू कर्मचारियों की तैनाती के खिलाफ टीएमसी की आपत्ति को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग को कोई आदेश नहीं दे सकती, यह चुनाव आयोग का अधिकार है कि उन पर भरोसा करें। टीएमसी की ओर से सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि हमें चुनाव आयोग से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। टीएमसी ने इससे पहले कोलकाता हाईकोर्ट में नियुक्त चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आती है, इसमें कोई अवैधता नहीं है। बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को 2 चरण में चुनाव हुए हैं, रिजल्ट 4 मई को आएगा। दरअसल चुनाव आयोग ने 13 अप्रैल को एक सर्कुलर जारी किया था जिसके अनुसार मतगणना की हर टेबल पर सुपरवाइजर या असिस्टेंट में से कम एक कर्मचारी जो है वो केंद्र सरकार या पब्लिक सेक्टर का होना अनिवार्य है। टीएमसी का आरोप है कि केंद्र सरकार के कर्मचारी बीजेपी के प्रभाव में काम कर सकती हैं, इसीलिए राज्य सरकार के कर्मचारियों की भी नियुक्ति की जाए। टीएमसी ने यह शिकायत चुनाव आयोग से भी की थी। वहीं अब इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट लेकर गई टीएमसी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उसे कुछ हासिल नहीं हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया, उनकी आपत्ति को खारिज कर दिया। तो काउंटिंग सेंटर्स को लेकर के टीएमसी तैनात कर्मचारियों को लेकर के सवाल उठा रही थी। और चलिए इसी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ टीएमसी नेता सोफिया खान जुड़ गई हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सोफिया जी, लोगों ने जो वोट दिया है वो तो अब पूरी तरीके से ईवीएम में कैद हो चुका है, मतगणना होगी उसके बाद से नतीजे आएंगे, तो इतना डर क्यों है आपको केंद्रीय कर्मचारियों से कि सुप्रीम कोर्ट तक चले गए? देखिए, जनता सर्वोपरि है। जनता ने डेफिनेटली 23 और 29 तारीख को सुनिश्चित किया है कि ममता बनर्जी की जीत होगी, लेकिन चुनाव आयोग ने जो अपनी विश्वसनीयता जो खो दी है ना, उसको लेकर हमें थोड़ा सा चिंता है कि हम चाहते हैं कि स्मूथली सारी चीजें हो जाएं, क्योंकि पास्ट में भी ये सारी चीजें जो होती रही हैं उसको लेकर हमें इनका विश्वास नहीं है और हम चाहते हैं कि जनता ने जो सुनिश्चित किया है। लेकिन सोफिया खान जी, मैं यहाँ रोकना चाहता हूँ आपको। सवाल ये है कि इसी चुनाव आयोग ने 2011 में चुनाव कराया, 16 में चुनाव कराया, 21 में चुनाव कराया, आपकी सरकार बनी, अब उसी पर आपको विश्वास नहीं है? देखिए, विश्वास तो हमें 2014 के बाद से नहीं है, लेकिन इस बार का जो चुनाव है वो बिल्कुल अलग था, थोड़ा ज्यादा टफ था, थोड़ा ज्यादा
उनके जो अटैक्स थे ना, वो हर तरीके से 4 महीने थे, वो हम सबने देखा। वो उसको लड़ने के लिए ममता बनर्जी हाल की तरह खड़ी रही, वो SIR के नाम के डिलीशन को लेकर हो या वोटर्स के अधिकारों को लेकर हो। लेकिन फिर भी अभी जो लोगों ने ग्राउंड लेवल में, हमें पता है कि लोगों ने ही हमें ही वोट दिया है और हमें ही जीत भी दिलाएंगे वो, लेकिन फिर भी अभी सतर्क रहना बहुत जरूरी है। सतर्क रहना है, आप सतर्क रहिए। लेकिन सोफिया खान जी, आपके और TMC के हिसाब से तो चुनाव आयोग लोगों की नियुक्ति नहीं करेगी ना? देखिए, हम गुहार तो लगा ही सकते हैं, डेफिनेटली ये ठीक है, गुहार लगा सकते हैं, हालांकि कुछ हासिल नहीं हुआ। कुशल पांडे बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। कुशल जी, जब जनता आपको वोट दे ही रही है, सब कुछ कर रही है, तो फिर आपने इतनी पुलिस फोर्स बंगाल में उतार दी है कि उनके नेता कह रहे हैं कि बस एक फाइटर जेट यहां पर नहीं है, समुद्री जहाज नहीं है, बाकी सब कुछ डिप्लॉय कर दिया है आपने पश्चिम बंगाल में। देखिए, मेरा कहने का मतलब है कि अगर फोर्स उतरी है तो दिक्कत कहाँ पे आ रही है? फोर्स से हमें डर किस बात की है? सोफिया जी का डर है मैंने कि बात फोर्स सुना के जरिए आप कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। नहीं, देखिए, जो गड़बड़ करते हुए आया है उसे गड़बड़ का डर लग रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस के लोग 2011 के बाद से 2016, 2021 में गड़बड़ करते हुए आए हैं, इसलिए इन्हें गड़बड़ी से डर लग रहा है। और ममता बनर्जी को जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा है, ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट को अपने घर की जागीर समझ करके रखी है। घर में अगर एक छोटा सा केस भी होगा तो उसको लेकर ये सुप्रीम कोर्ट चली गई। अभया का कांड लेकर के क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट गई दीदी? जो लव छात्रा के साथ बलात्कार हुआ उसको लेकर के क्यों नहीं दीदी गई सुप्रीम कोर्ट? जो 26,000 नौकरियां चली गई उसको लेकर के दीदी क्यों नहीं गई सुप्रीम कोर्ट? एक छोटी सी छोटी बात से लेकर के दीदी सुप्रीम कोर्ट चली जाती। तो दीदी बंगाल का बंसाल कोर्ट पुलिस कोर्ट समझ के रखी है सुप्रीम कोर्ट से। आज इसीलिए सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगा है मुख्यमंत्री को। और मैं मुख्यमंत्री के जो कार्यकर्ता और जो नेता है उनको मैं कहना चाहूंगा कि आपने तो 15 सालों से लगातार विकास किया है ना, काम किया है ना जनता के लिए, तो आपको किस बात का डर है? अभी तो मशीन में विकास तो आपने भी किया है सर। 2014 से पश्चिम बंगाल में केंद्र की कई योजनाएं चल रही हैं। देखना होगा कि नतीजे में क्या कुछ निकल कर आता है। बहुत शुक्रिया कुशल पांडे, सोफिया खान, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पश्चिम बंगाल को लेकर लगातार सियासी बयानबाजी जारी है। दरअसल सोमवार को नतीजे आने वाले हैं, उससे पहले तमाम हथकंडे हर राजनीतिक दल अपना रहा है ताकि चुनाव की जो मतगणना हो वो सही तरीके से हो। लेकिन TMC जब सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो वहां से उसे जो है नाखुशी के साथ वापस आना पड़ा, नाउम्मीदी हासिल हुई। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की तीसरी खबर आप तक पहुंचाते हैं। तीसरी खबर राजधानी रायपुर से है। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार जो है वो सुशासन त्योहार मना रही है, जिसके जरिए लगातार जो है राज्य सरकार लोगों की शिकायतों का निवारण कर रही है। सरकार सुशासन और पारदर्शिता के अपने संकल्प के अनुरूप कार्य करते हुए खनिजों के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर सख्ती से अमल कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट कर दिया कि राजस्व क्षति और अवैध गतिविधियों से जुड़े किसी भी मामले में कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर खनिज विभाग समय समय पर इसकी समीक्षा भी कर रहा है। खनिज विभाग के सचिव P दयानंद ने 30 अप्रैल को प्रदेश में रेत आपूर्ति करने वाले प्रमुख 11 जिलों के कलेक्टरों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक लेकर गहन समीक्षा की। बैठक के अंत में खनिज सचिव ने 2 टूक कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए। अवैध खनन और परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण नहीं होने की स्थिति में सभी कलेक्टरों की जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जाएगी। तो अवैध खनन के मामले जो हैं वो लगातार सामने आते रहते हैं। उसके बाद से अब इस पूरे मामले में भी जीरो टॉलरेंस की नीति पर सख्ती से अमल करने की तैयारी है। और चलिए हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता गौरव जुड़ गए हैं। गौरव, देखिए, राज्य सरकार जो है सुशासन त्योहार मना रही है, लेकिन अवैध खनिज का मुद्दा, अवैध जो है वो ये मुद्दा जो है हमेशा से सामने रहा है, लेकिन इसको लेकर के भी कार्रवाई हो रही है। तो जमीन पर कितनी बदलाव दिख रही है? चलिए संपर्क टूट गया, हम दोबारा उनसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं। तो सुशासन और पारदर्शिता का संकल्प है। अवैध खनन, परिवहन और भंडारण का यह मुद्दा, जिसको लेकर के सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति पर सख्ती से अमल शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसी मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि राजस्व क्षति और अवैध खनन की गतिविधियों से जुड़े किसी भी मामले में कोई नरमी नहीं बरती जाएगी।
और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की चौथी खबर आप तक पहुंचाते हैं। चौथी खबर नक्सलियों के खिलाफ अभियान को लेकर के है। एक बार फिर से नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। लाल आतंक के खिलाफ ये प्रहार देखने को मिला। झारखंड के पश्चिम सिंहभूम के रोटू गुट्टू इलाके में कोबरा 209 बटालियन ने मुठभेड़ में नक्सलियों के एरिया कमांडर अमृत पूर्ति उर्फ इजराइल पूर्ति को ढेर कर दिया गया। दरअसल नक्सल विरोधी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। ऑपरेशन के दौरान नक्सली अमृत पूर्ति उर्फ इजराइल पूर्ति का शव बरामद हुआ। साथ ही एसएलआर, एक कार्बाइन और भारी मात्रा में आईईडी बरामद हुआ। इस कार्रवाई में सुरक्षा बलों को किसी प्रकार की हानि नहीं हुई, जो कि एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। तो लाल आतंक के खिलाफ नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है और सुरक्षा बलों ने इजराइल को मार गिराया है। इजराइल पूर्ति का शव बरामद किया गया है। दरअसल नक्सल विरोधी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। ऑपरेशन के दौरान नक्सली इजराइल पूर्ति का शव बरामद हुआ है। साथ ही एसएलआर, एक कार्बाइन और भारी मात्रा में आईईडी भी बरामद हुआ। और चलिए ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी गणेश मिश्रा फोन लाइन पर मौजूद हैं। गणेश, देखिए नक्सलवाद तो खत्म हो चुका है, लेकिन कुछ कार्रवाई हो रही है, इसमें कामयाबी भी मिल रही है, और क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? जी देखिए, ये जो पूरा मामला है ये झारखंड का मामला है। आज सुबह ही उस इलाके में सीआरपीएफ और कोबरा के जवान एक ऑपरेशन के लिए निकले हुए थे। इस दौरान उस इलाके में कुछ नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना भी थी, और जब उस जो इनपुट था जहां पर नक्सलियों की मौजूद सूचना थी, जब जवान वहां पर पहुंचे तो नक्सलियों और जवानों के बीच में काफी देर तक फायरिंग चली, मुठभेड़ हुआ, और मुठभेड़ के बाद वहां से एक नक्सली का शव बरामद किया गया है और उसके अलावा शव के साथ एक ऑटोमेटिक वेपन भी बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि अभी भी उस इलाके में सर्चिंग जारी है, जवान अभी भी उस इलाके में है, क्योंकि उस इलाके में अभी भी जो पुलिस ब्यूरो मेंबर है, सेंट्रल कमेटी का सदस्य है मिसिर बेहरा, उसके मौजूदगी की सूचना है और लगातार उसकी तलाश में जवान ऑपरेशन लॉन्च कर रहे हैं। और उसी दौरान आज एक सफलता जो है जवानों को हाथ लगी है। जी बिल्कुल, तो नक्सलियों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई, आपको बता दें कि ये कार्रवाई झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले में हुई है। बहुत शुक्रिया गणेश मिश्रा तमाम जानकारी के लिए। जवाबी कार्रवाई में एरिया कमांडर जो है इजराइल ढेर हुआ है, इजराइल का शव बरामद हुआ है। और चलिए बिना देरी के 5 के पंच में खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की 5वीं और अंतिम खबर आप तक पहुंचाते हैं। ये खबर उज्जैन से है। दरअसल उज्जैन महाकाल मंदिर में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि लगातार उनकी सुविधाओं में सरकार जो है बढ़ोतरी कर रही है। श्रद्धालुओं की राह अब और सुगम होने वाली है। दरअसल महाकाल मंदिर मार्ग के चौड़ीकरण के तहत प्रशासन ने बेगमबाग क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। उज्जैन विकास प्राधिकरण और नगर निगम की टीम ने अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की। जिन इमारतों पर जेसीबी और पोकलेन मशीनें चली वो मूल रूप से आवासीय थीं, लेकिन इन्हें अवैध रूप से आलीशान होटलों में तब्दील कर दिया गया था। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि मंदिर के पास किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिसके बाद से इन होटलों पर कार्रवाई करते हुए इमारतों को जमींदोज कर दिया गया। उज्जैन विकास प्राधिकरण नगर निगम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। दरअसल ये घर जो है वो आवासीय थे, लेकिन इन घर के मालिकों ने इसे तब्दील करते हुए इसे होटल बना दिया था और व्यवसायीकरण कर दिया गया था, जिसके बाद से टीम ने कार्रवाई की है। हमारे यहाँ पे विकास प्राधिकरण द्वारा जो है 5 यहाँ पे जो मकान थे उनके लिए निरस्त हो गई थी। उसके पश्चात उनको जो है यहाँ पे हटाने की कार्रवाई की जा रही है। आने वाले समय पे यहाँ पे क्योंकि रोड का ब्रिज का काम भी शुरू होना है एनसीआरडीसी का, इसलिए आज हम जो है इस कार्रवाई को पूर्ण कर रहे हैं। और चलिए इसी खबर पर हमारे सहयोगी राहुल यादव उज्जैन से फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। राहुल, कितने घरों पर बुलडोजर चलाया गया और क्या बुलडोजर चलाने से पहले नगर निगम ने उन तमाम कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया, और जिनके घरों पर बुलडोजर चला है उनका क्या कहना है इस पूरे मामले पर? देखिए, ये बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचने वाला मार्ग है, पर जो है बेगमबाग कॉलोनी स्थित है। यहाँ जो है मुख्य मार्ग है,
इस पर जो है विकास प्राधिकरण द्वारा जो है यहाँ पर मकान आवंटित किए गए थे, भूखंड दिए गए थे, उन भूखंडों पर जो है यहाँ पर नियमों का जो उल्लंघन किया गया था, लीज की जो शर्तें थी उसका उल्लंघन किया गया था। इसी के चलते यहाँ पर विकास प्राधिकरण ने पूर्व में भी जो है लीज निरस्त होने के बाद मकानों को हटाने की कार्रवाई की थी, जहां आज सुबह भी यहाँ कार्रवाई की गई। करीब 5 मकानों पर यहाँ कार्रवाई की गई है। बुलडोजर एक्शन जब सुबह देखने को मिला तो वहां पर जो तमाम जो लोग थे वह पूर्व से ही इन मकान मालिक जो है पूर्व से ही यहाँ पर स्टे लेकर आए हुए थे। जैसे ही इन मकानों का स्टे हटा उसके बाद जो है कोर्ट के आदेश पर जो है यहाँ कार्रवाई की गई है। बिल्कुल, कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई की गई। क्या उसके आसपास और भी घर हैं जो नगर निगम के निशाने पर हैं जिन्हें गिराया जा सकता है? देखिए, नगर निगम की कार्रवाई नहीं है, चूंकि ये विकास प्राधिकरण की भूखंड है, तो यहाँ जो कार्रवाई है उज्जैन विकास प्राधिकरण द्वारा की गई है। पूर्व में भी इसी तरह की कार्रवाई की गई थी और अभी भी कुछ मकान हैं जिन पर स्टे लगा हुआ है, तो इसीलिए उन मकानों को अभी नहीं तोड़ा जा रहा है। आने वाले समय में जब उनका स्टे खत्म हो जाएगा या उनकी सुनवाई पूरी हो जाएगी कोर्ट में, तो उसके बाद उन मकानों को भी हटाने की कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि सिंहस्थ 2028 के मद्देनजर हरि फाटक ब्रिज की एक भुजा यहाँ पर बनना है और पूरा रोड भी यहाँ पर एक नया मार्ग बनना है, तो उसी को लेकर ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल, तो भविष्य के हिसाब से और आगे कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया राहुल यादव तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा राहुल, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करते रहेंगे। और फिलहाल 5 के पंच में आज के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। आप देखते रहिए INS 24/7। धन्यवाद।